जैसा कि आप सबको पता है कि लोकसभा के चुनाव है और चुनाव प्रक्रिया में हर एक पार्टी अपने अपने कैंडिडेट को आपके बीच में भेजेगी। हर एक नुमाइंदा आपके बीच में आएगा, वोट की अपील करेगा, अपनी अपनी पार्टी के बारे में बताने का काम करेगा, लेकिन निर्णय आपका होगा, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत वोट की ताकत आप सबके पास है। मैं तो आप सबसे प्रार्थना करने आई हूं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपनी इस ताकत को, अपने इस वोट को ऐसी पार्टी के साथ जोड़ो जो आपके वोट का सम्मान करे। ऐसी पार्टियों के साथ वोट ना जोड़ो जो आपका वोट बटोर के फिर दिल्ली के दरबार में जाके गुलामी करे। मेंबर पार्लियामेंट अगर कोई समझे हरियाणा प्रदेश में 10 सीटें हैं और 10 ऐसे मजबूत लोग होने चाहिए जो आपके हरियाणा प्रदेश की नुमाइंदगी जाके देश की सबसे बड़ी पंचायत में करें। यहां हम एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। आज भी जैसे कहीं पे भी जाओ तो कहेंगे कांग्रेस, अगर बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस लो। मैं सबसे पहले आपसे प्रार्थना करूंगी, हर पार्टी का इतिहास देखो। जब तक आप इतिहास नहीं देखोगे, विधानसभा की सीटें और 90 सीटों में से पिछले चुनाव में हरियाणा वासियों ने इंडियन नेशनल लोकदल को केवल 1 सीट दी। आप सब लोग राजनीतिक तौर पे मुझसे ज्यादा समझदार हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या वो एक एमएलए 89 पे भारी पड़ा कि नहीं पड़ा? एक एमएलए 89 पे भारी पड़ा कि नहीं पड़ा? तो आप मेरे को एक बात और बताओ। ये आज मुझसे कई बार पत्रकार प्रश्न करते हैं, मुझे कहते हैं कि आपके सामने दिग्गज नेता खड़े हैं, आप इनसे मुकाबला कैसे करोगे? मैं उनसे एक बात पूछती हूँ कि जब 13 महीने तक किसान और कमेरा दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा था, आंधी बारिश गर्मी तूफान और कोरोना जैसी महामारी, 750 किसान शहीद हुए। वो जिनको तुम दिग्गज कहते हो, उस समय ये दिग्गज कहां थे? इतिहास में पहली बार जो जनता कुर्सी देती है, पहली बार उस जनता ने एमएलए एमपीओ से ये कहा कि अगर आप अपनी कुर्सी छोड़ के हमारे पास आ जाओ तो हमारे आंदोलन को ताकत मिलती है, ये गूंगी बहरी सरकार जो हमारी सुनवाई कर लेगी। बड़े अफसोस की बात, 4200 से ज्यादा एमएलए एमपी पूरे हिंदुस्तान में, और आप लोगों की वोट से बड़े हैं और कोई अपनी मां के पेट से पैदा नहीं हुआ। आपने वोट दिया, वो उस कुर्सी तक पहुंचे, लेकिन जब आपको कुर्सी की जरूरत पड़ी, जैसा मैंने आपसे कहा कि हरियाणा प्रदेश में केवल 1 सीट थी इंडियन नेशनल लोकदल को, जब आपको जरूरत पड़ी तो एक ही सीट से इस्तीफा हुआ। पूरे हिंदुस्तान में केवल 1 एमएलए ने आपके बीच खड़े होकर आपकी आवाज को बुलंद करने का काम किया। आप खुद सोचो कि आपको भूख बहुत जोर से लगी हो और थाली में एक ही रोटी हो, उस एक रोटी को भी छोड़ने का अगर काम किसी ने किया तो आदरणीय अभय सिंह चौटाला ने। मैंने उन पत्रकारों से यही बात कही, मैंने कहा दिग्गज किसको मानते हो? दिग्गज वो होता है जो निर्णय लेने में एक पल ना लगाए। दिग्गज वो होता है जैसे चौधरी देवीलाल जी ने हर पल एक बात सिखाई कि कुर्सी बड़ी नहीं होती, कुर्सी देने वाले बड़े होते हैं। इसलिए मैं आप सबको, जो आप कुर्सी देने वाले हो, इसलिए प्रार्थना करती हूँ कि आप अपनी ताकत ऐसी कुर्सी को दो जो जरूरत पड़ने पे आपके काम आए। ऐसे लोगों को मत दो जो जरूरत पड़ने पे आपको पीठ दिखाते फिरे। ये कांग्रेस के नेता आज आपके बीच में आके बड़े बड़े दावे करते हैं। एक बार इनसे पूछना, 32 एमएलए इनके भी थे। ये बीजेपी जेजेपी से तो हमें किसी बात का उम्मीद ही नहीं।
जो कांग्रेस पार्टी इस बात का भ्रम फैलाती है कि अगर बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को जिताओ, इस बात का आप सवाल पूछो कि जब 32 एमएलए कांग्रेस के पास थे, विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस थी, तो इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? चलो मान ली बात, इस्तीफा तो इनको नहीं देने देते, इस्तीफा ना देते भूख हड़ताल कर लेते कि हम किसानों के लिए इतने एमएलए हैं, 32 के 32 हम भूख हड़ताल पे बैठते हैं। इस्तीफा ना देते, भूख हड़ताल करते, तो भी किसान आंदोलन को ताकत मिलती। लेकिन दरअसल सच्चाई कुछ और है। मैं आपके सामने एक बात रखना चाहती हूँ, अगर मेरी बात गलत हो, आपको याद होगा जिस समय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, ये काले कानून उस समय लिखे गए थे। 6 दिसंबर 2012, सारे लिख लो, 6 दिसंबर 2012 लोकसभा की कार्रवाई निकाल के देखना, ये काले कानून उस समय लाए गए थे और दीपेंद्र हुड्डा उस समय सांसद था। दीपेंद्र हुड्डा उस समय आपको दिखेंगे प्रत्यक्ष रूप से कहते हुए कि अगर ये कानून हरियाणा प्रदेश में लागू हो जाए तो किसान के खेत का आलू 2-2 फुट का हो जाए। सुषमा स्वराज जी भी उस समय सांसद थी बीजेपी की तरफ से। सुषमा स्वराज जी ने खड़े होकर दीपेंद्र हुड्डा को टोका कि दीपेंद्र जी आपको कृषि का ज्ञान कम है, किया तो केवड़ा फिर भी 2 फुट की हो जाए, आलू 2-2 फुट के नहीं हुआ करते। ये चीज, ये बात आपको लोकसभा की कार्रवाई में दिखेगी। अब सवाल ये उठता है कि उस समय ये कानून लागू क्यों नहीं हुए? ये सबसे बड़ी बात है जो हमारे समझने की है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों के बहुमत से सरकार चला रही थी और क्षेत्रीय दलों ने अपने अपने राज्य में ये कानून लागू करने से साफ मना कर दिया। यहां मैं आपको यही बताना चाह रही हूं कि क्षेत्रीय दल अगर मजबूत होगा तो आपके प्रदेश की सुनवाई की जाएगी। शुरू में मैंने कहा कि 10 लोकसभा की सीटों पे आपको मजबूत प्रत्याशी चुनने पड़ेंगे। गुलाम चुन लिए तो ये तो उसी तरीके से है, जब मुकदमा जीतना है तो वकील मजबूत होना चाहिए। अगर वकील ही कमजोर होगा तो हम तो मुकदमा हारे ही बैठे। पहले भी हमारे ऊपर 3 काले कानून लग चुके हैं। मैंने आपको बताया, लिखने वाली कांग्रेस है, लगाने वाली बीजेपी है। और फिर कांग्रेस का इतिहास तो केवल एक ही बात में सिमट जाएगा। मैं एक ही बात आपसे पूछती हूँ, थारे खेता में एक घास उगया करे, उसका नाम क्या है ना? कांग्रेसी घास। क्यों डरे आपा? क्योंकि तानाशाह, कांग्रेस भी अपने टाइम में तानाशाह सरकार रही, किसान विरोधी नीतियों में हमेशा इनका हाथ रहा। आज वही तानाशाही भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई तो इनका भी पतन निश्चित है। आपने कांग्रेस का इतिहास देख लिया, 9.5 साल भारतीय जनता पार्टी को आपने भुगत लिया। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसने आंदोलन नहीं किया हो। किसान ने आंदोलन किया, कर्मचारी ने, व्यापारी ने, डॉक्टरों ने, मास्टरों ने, आपके सरपंचों ने, आशा वर्करों ने, आंगनवाड़ी की महिलाओं ने, सैनिकों ने, सबने आंदोलन किया, लेकिन नतीजा 0। 13 महीने जो लड़ाई आपने लड़ी, जो इस्तीफा अभय सिंह चौटाला ने दिया, उस इस्तीफे के बाद एलनाबाद का बाई इलेक्शन हुआ। एलनाबाद के बाई इलेक्शन में ये आपके विपक्ष के नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा एलनाबाद में गए थे। एलनाबाद हल्के में एक गांव का नाम है जमाल, आप सबने भी सुना होगा क्योंकि यहाँ की रिश्तेदारियां भी हैं। जमाल गांव में मंच के ऊपर चढ़ के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बात कही कि आया तो हूँ कांग्रेस खातर, पर भाई कांडा मेरा मित्र है, कांडा मेरा दोस्त है। एक राजनीतिक मंच के ऊपर इस बात को कहने का अभिप्राय क्या था, ये आप मुझसे ज्यादा समझते हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो अगर कोई नेता 2-4 बार चश्मा लगा ले, उतार ले, तो भी मतलब समझ जाते भी क्या इशारा करके गया है। उस समय सीधा सीधा कांडा को इलेक्शन में कांग्रेस के नुमाइंदे की जमानत जब्त हुई। इस बात के ऊपर मोहर लगाती है
कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही थी। आप सबके बीच में ये मैंने अपनी बात रखी है, निर्णय तो आपका है। फिर मैं आपको एक बात, मैंने ये दोनों आपको बीजेपी और कांग्रेस के बारे में बताया जितनी मुझे समझ थी, बाकी तो आप मुझसे समझदार हैं। लेकिन वही इंडियन नेशनल लोकदल का इतिहास भी मैं जरूर एक बार आपको कहना चाहती हूँ। शुरू से लेके आखिर तक आप अगर पन्ने पलटोगे तो आपको इंडियन नेशनल लोकदल का इतिहास भी समझ आएगा। साइकिल पे टोकन लगता था, माफ कराया। रेडियो पे टोकन लगता था, तंबाकू पे के बिजली पे टैक्स लगता था, ट्रैक्टर पे टैक्स लगता था। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने टैक्स माफ कराए। उसके बाद जच्चा बच्चा की स्कीम, कन्यादान राशि, बुढ़ापा पेंशन, गांव-गांव में चौपाड़े बनवाई, आपके खाल पक्के कराए। किसान के खेत की फसल खराबी का मुआवजा अगर हिंदुस्तान में सबसे पहले शुरू हुआ तो हरियाणा प्रदेश आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने किया। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने सरकार को आपके द्वार लाके खड़ा कर दिया। महिला आयोग का गठन किया। सबसे ज्यादा ग्रांट देने वाला अगर कोई मुख्यमंत्री आज हरियाणा प्रदेश में है तो आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला है। लाखों बच्चों को नौकरियां दी। यहां मेरा आपसे केवल आग्रह एक ही है कि आज भी प्रत्यक्ष रूप से आपने इतिहास को दोहराते हुए देखा किसान आंदोलन में। जैसे चौधरी देवीलाल जी ने कभी कुर्सी की परवाह नहीं की, अभय सिंह जी चौटाला ने भी अपनी एक कुर्सी होते हुए भी छोड़ने का काम किया। ये एक एमएलए की कुर्सी नहीं थी, पूरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दांव पे लगी हुई थी। हमारे सारे जो शीर्ष नेतृत्व था उनकी जान मुट्ठी में आगे बोले, भाई साहब एक ही तो सीट है और अगर इससे इस्तीफा दे दिया तो क्या करेंगे, पार्टी के पास क्या रहेगा। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि मैंने किसान की आंखों में मेरे प्रति उम्मीद देखी है, मैं उस उम्मीद को मरने नहीं देना चाहता, इसलिए चाहे नतीजा कुछ हो मैं अपने पद से त्याग पत्र दूंगा। और 27 जनवरी को जाके उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया। मैंने अपनी जो बात रखनी थी मैंने आपसे कही। लास्ट में एक ही बात कहूंगी, आप मेरे भाई बहन हैं सारे। मेरा बेटे ने अभी एक बात कही, बात मारी तो जो सबसे बात से उत्तर आई हूँ बात कर देगी, क्योंकि आपके डिस्ट्रिक्ट की बेटी हूँ। पिछली बार चुनाव में सबने डिमांड की, बोले कि जी आपको यहाँ से बाई इलेक्शन में टिकट मिलनी चाहिए। ये बात चौटाला साहब के कानों में पहुंची तो बोले आदमपुर वालों से कह देना तेरे को बड़ी टिकट दे के भेजी है, इस बार जिता दो आप सारे, छोटे टिकट भी आप सबके लिए तैयार है। यही बात आपसे कहने आई थी। वही जिस दिन आपने चश्मे के निशान को मजबूत बनाया, आपकी इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी। पहली कलम से जो बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपए शुरू की थी उसको बढ़ा के 7,500 रुपए करने का काम। जो युवा बच्चे आज सबसे ज्यादा नौजवान परेशान हैं, 32 बार पेपर लीक होना इस बात का सबूत है कि सरकार पूर्ण रूप से भ्रष्ट है, क्योंकि 1 या 2 बार गलती हो सकती है, 32 बार पेपर लीक होना भ्रष्टाचार है। चौटाला साहब ने कहा है कि हर घर से एक बच्चे को सरकारी नौकरी देंगे, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी उसे 21,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे ताकि वो अपना खर्चा आराम से निकाल सके। वही नौजवान तो ताली बजा दो, तो बजा दो। वही महिला शक्ति आज सबसे ज्यादा परेशान है तो चूल्हे के खर्चे से, क्योंकि महंगाई 10 गुना ज्यादा बढ़ गई। मैं भी महिला हूँ, घर का सामान लेके आती हूँ, मुझे पता है 10 गुना ज्यादा महंगा सामान आता है। महिला शक्ति के लिए बड़ा बटन दबा देना। हर महिला को एक गैस का सिलेंडर भरवा के, मैं भरवा के इसलिए बताती हूँ क्योंकि कई मेरी ताई चाची मुझसे पूछती है, बेटी सिलेंडर खाली देगी भरवा देगी, तो मैं उनसे एक ही बात कहती हूँ, खाली बात करना तो नरेंद्र मोदी जी का काम है। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने ठोस बात की है, सिलेंडर आपको भरवा के देंगे हर महीने और साथ में आपके खाते में 1100 रुपए, हर महिला के खाते में 1100 रुपए देंगे ताकि महिला शक्ति अपने चूल्हे चौके का खर्चा आराम से चला सके।
और ये जो महिला पेंशन है इसको भी बुढ़ापा पेंशन की तरह कानून बना के लागू करेंगे ताकि कोई भविष्य में इसको काट ना सके। यही बात आपसे कहने आई थी। आप सबने एक चीज